चौरी चौरा में भारत के वीर सपूतों का परिचय। पिछले एपिसोड में आपने भारत के उन क्रांतिकारियों और स्वयं सेवकों के बारे में जाना जिन्होंने चौरी चौरा कांड में प्रमुख भूमिका निभाई। ऐसे ही कुछ और नाम हैं जिनसे हम आपको इस एपिसोड में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। नजर अली और अब्दुल्ला चूड़ी बेचने का काम करते थे और कहा जाता है कि दोनों आपस में रिश्तेदार भी थे। जवानी के दिनों में वो उस एरिया के नामी पहलवान भी रहे। चूड़ी बेचने के धंधे के कारण नजर अली रंगून के बाद बंगाल, असम, कोलकाता, हावड़ा जैसी जगह पर घूम चुके थे। इसका फायदा उन्हें ये हुआ कि जब वो क्रांति में शामिल हुए तो वो उन जगहों की अच्छी खासी जानकारी अपने लोगों को दे पाए। वैसे नजर अली अकेले नहीं थे जो इन इलाकों से रोजी रोटी की तलाश में बाहर जाते थे। अकाल, भुखमरी के कारण और खेती बाड़ी जब जब तबाह होती थी, तब लगभग 30,000 लोग रोजी रोटी की तलाश में चौरी चौरा के इलाके को छोड़कर बाहर चले जाते थे। नजर अली के दिल में क्रांति की ज्वाला रंगून प्रवास के दौरान भड़की, जब उन्होंने वहां भारतीय लोगों पर ब्रिटिश लोगों के जुल्मों को बेहद करीब से देखा। अब बात करते हैं लाल मोहम्मद की, जो उस समय कपड़ा बेचने का व्यापार किया करते थे। उनके पास खेती नहीं थी और उनका पूरा परिवार इस कपड़ा व्यापार पर ही आश्रित था। व्यापारी दिमाग होने के कारण लाल मोहम्मद भोपा बाजार में जानवरों की खाल और बिगड़े घोड़ों को सीधा कर उन्हें खरीदने बेचने का काम भी किया करते थे। बदमाश घोड़ों को सही रास्ते पर लाने में उनकी एक्सपर्टीज थी और इसी वजह से वो इलाके में बड़े सम्मान के साथ भी देखे जाते थे, क्योंकि ये एक बड़ा हुनर था जो उस समय कम लोगों में था। वो बीमार, कमजोर और खराब घोड़ों को खरीद लेते और बाद में उन्हें अपनी मेहनत से तंदुरुस्त कर ऊंचे दामों पर बेच देते। ये उनकी कमाई का दूसरा जरिया था। खाने पीने के शौकीन लाल मोहम्मद उस समय पहलवानी किया करते थे और जवानी के दिनों में उन्होंने बहुत सारा समय अखाड़ों में गुजारा था। चौरी चौरा कांड के मुख्य नायकों में उम्र के हिसाब से लाल मोहम्मद और नजर अली सबसे बड़े थे, जबकि भगवान अहीर महज 24 साल के युवा थे। लेकिन भगवान अहीर के पास 2 साल ब्रिटेन की फौज में काम करने का अनुभव था और वो बेहद क्रांतिकारी विचारों वाले थे, क्योंकि उन्होंने विलायती फौज को हिंदुस्तानियों पर जुल्म करते हुए देखा था। शिकारी भी 24-25 साल के युवा थे और ज्यादातर भगवान अहीर के साथ पहलवानी अखाड़ों और दंगल में जोर आजमाइश किया करते थे। हालांकि शिकारी पर शंका थी कि वो सरदार चरण सिंह का आदमी है, और ये बात बाद में साबित भी हुई, क्योंकि आखिरी में उसने सरकारी गवाह बनकर अपने ही लोगों को फांसी के तख्ते पर पहुंचाया था। वो किसान दल की खबरें अंग्रेजी फौज और जमींदारों तक पहुंचाया करता था। इसके बदले इनाम के तौर पर जमींदारों ने शिकारी परिवार को बहुत सारी जमीन तोहफे के रूप में दी थी, जो आज भी उनके वंशजों के पास है। लेकिन हिंदुस्तानियों से धोखेबाजी कर जमींदारों और अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले शिकारी को आज भी चौरी चौरा के आसपास के इलाकों में गद्दार के नाम से ही जाना जाता है। चौरी चौरा विद्रोह को गुंडों का काम भी कहा गया था, और उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि उसमें शामिल होने वाले अधिकतर किसान गरीब और दलित परिवार से थे। और ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक बड़ी विडंबना रही है कि दलितों के योगदान को उस तरह से इतिहासकारों ने कभी नहीं उकेरा जिसके वो हकदार थे। जमींदारों के बढ़ते प्रभाव के चलते झूठी गवाही के कारण उस समय कई लोगों को फांसी तक की सजा दी गई, जिस पर उस समय के बड़े भारतीय नेता और कांग्रेस के सिपहसालार खामोश रहे। खुद गांधी जी ने किसानों के हर एक आंदोलन की निंदा की, लेकिन सच तो ये है कि चौरी चौरा विद्रोह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी थी। लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया था कि अगर अहिंसा के रास्ते को छोड़कर हिंसा नहीं अपनाई गई तो अंग्रेज कभी भी भारत को नहीं छोड़ेंगे। चौरी चौरा विद्रोह एक ऐसा काम था जिसमें अनपढ़ों ने पूरी दुनिया को यह सिखाया था कि जब जुल्म हद से ज्यादा हो जाए तो उसका विरोध करना बेहद जरूरी हो जाता है। और आज इसका परिणाम यह है कि उनका ये साहसी काम भारतीय इतिहास में सबसे सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। ये वही लोग थे जिन्हें सवर्णों के कुओं से पानी पीने का अधिकार नहीं था और दावतों में बर्तनों की जगह पत्तल या केले के पत्ते पर भोजन परोसा जाता था। उन्हें पैसे वाले अमीर, रसूखदार, जागीरदार, जमींदार और सामंत अपने साथ चारपाई पर बिठाने भी अपनी तौहीन समझते थे। लेकिन ऐसे ही लोगों ने चौरी चौरा के विद्रोह को अंजाम दिया। चौरी चौरा विद्रोह के बाद एक हद तक गांधीवादी विचारधारा और स्वराज के झूठे सपने का भी पर्दाफाश हुआ। स्वयंसेवक अपने दम पर आगे बढ़ रहे थे और उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। उनके काम करने का तरीका और विद्रोह लोगों को भी पसंद आ रहा था। वे हर उस चीज का बहिष्कार कर रहे थे जिससे ब्रिटिश हुकूमत को थोड़ा बहुत भी फायदा हो। अधिकांश लोग मुसलमान या नीची जाति से संबंध रखते थे। ऐसे में एक सवाल है कि स्वयं सेवकों ने मांस मछली की बिक्री का बहिष्कार क्यों किया। इस सवाल का जवाब हम 3 तरह से दे सकते हैं। पहला ये कि गांजा, शराब या मछली का व्यापार करने वाले लोग
बहुत कम संख्या में थे और वो बेहद अमीर थे। स्वयं सेवकों में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम थी। दूसरा ये कि चौरी चौरा के आसपास के बाजारों में जो धरने दिए गए, उनमें मांस मछली के दाम कम करने की मांग की गई थी, न कि बिक्री को रोक देने की। तीसरा और सबसे मजबूत जवाब ये है कि उस समय गौ रक्षा के नाम पर संस्कृत विद्यालयों की स्थापना हो चुकी थी और धार्मिक अनुष्ठान के रूप में यज्ञ हो रहे थे, जिनमें मांस न खाने का माहौल तैयार किया जाना था। ऐसे में स्वयं सेवकों ने अपनी ओर से इस तरह के धरने शुरू किए। इस तरह के धरनों से उस समय सहानुभूति बटोरने का काम भी किया जा रहा था। कांग्रेस ने यह ऐलान कर दिया था कि गोरखपुर के आसपास स्वयं सेवक की भर्ती के दौरान जात पात और सामाजिक स्तर का ख्याल न रखा जाए। लेकिन जात पात और छुआछूत हमेशा भारतीय इतिहास का हिस्सा रहा है। तभी तो चौरी चौरा विद्रोह की सुनवाई करने वाली निचली अदालत के जज पंडित महेश बाल दीक्षित को दलितों और पिछड़े लोगों के बयान लेते समय कोर्ट रूम में दिक्कत महसूस हुई। वहीं किसानों और मजदूरों के एक बड़े दल का मानना था कि अहिंसा, सत्य, त्याग, उपवास जैसे गांधी जी के बड़े बड़े शब्द भारत को कभी स्वराज नहीं दिला पाएंगे। बावजूद इसके ऐसे लोगों की संख्या उस वक्त बहुत अधिक थी जो गांधी जी के हर शब्द को सत्य मानते थे। वे उन्हें संत की तरह पूजते थे और गांधी जी के व्यक्तित्व में ऐसा चमत्कारी आकर्षण भी था कि जो कोई भी उनसे मिलता उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। बावजूद इसके आज भी सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर कितने जुल्म हुए होंगे, कितना अत्याचार और कितना अन्याय हुआ होगा कि सिर झुकाकर चलने वाले लोग विद्रोह की राह पर चल पड़े। थाने में घुसकर पुलिस वालों को मारना और थाना जलाने जैसा काम करने के लिए थोड़ी बहुत हिम्मत काफी नहीं होती। ये शायद सालों से जल रही वो आग थी जो एकदम से शोला बनी और चौरी चौरा विद्रोह के रूप में सामने आई। बाद में महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया और खिलाफत आंदोलन अस्तित्व में आया, जिसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक बनाए गए और दलितों के लिए महात्मा गांधी के मन में प्रेम बढ़ने लगा। इसके बाद से दलित लोगों का स्वाभिमान जाग उठा और वो आजादी की लड़ाई में भागीदारी देने के लिए आगे आए। साथ ही उनके मन में गांधी जी के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। गांधी जी के उपदेश सुनने में बड़े प्रभावशाली लगते थे, लेकिन फिर भी उस समय के इतिहासकारों और विश्लेषण करने वालों ने ये पाया कि गांधी जी कभी भी जमीनी हकीकत तक किसानों और गरीबों का साथ ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नहीं दे पाए। वो हमेशा अहिंसा की बात करते रहे और समय आने पर सब कुछ ठीक होने का दिलासा देते रहे। लेकिन अंग्रेज इसके ठीक विपरीत अपने जुल्म और अत्याचार गरीब भारतीय जनता पर बढ़ाते चले गए।